नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में मांस कारोबारियों की हड़ताल, बूचड़खानों को बंद करने में मनमानी का आरोप। सरकार ने कहा चिकन और अंडा बेचने पर पाबंदी नहीं। राज्यसभा में उठा खाली पड़े वैधानिक पदों का मामला। विपक्ष का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने के आरोप। सरकार ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया जारी। वित्त विधेयक में 40 से अधिक संशोधनों पर विपक्ष ने उठाया सवाल। राज्यसभा की भूमिका समाप्त करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट चंदे की सीमा खत्म करने की पूछी वजह। सरकारी मदद पाने के लिए आधार नहीं अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, कहा गैर कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो सकता है उपयोग। किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 सप्ताह में केंद्र से मांगा योजना का ब्यौरा। कहा खुदकुशी की वजहों की हो पड़ताल। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज वैधानिक आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर अवरोध हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भर्तियों में देरी कर सरकार इन संवैधानिक आयोगों को कमजोर कर रही है। हालांकि सरकार ने इनका खंडन किया। इस वजह से भोजनावकाश से पहले कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोमवार को दलित, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से जुड़े आयोगों में खाली पद भरने में देरी का मामला बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस सांसद नरेंद्र बुडानिया ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सभी 5 सदस्यों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाएगा। इस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार के संदेश इस देश में देना, मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भरोसा दिलाया कि रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैन समुदाय के सदस्य को प्रतिनिधित्व देकर आयोग को फिर से गठित किया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर्स और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में जैन कम्युनिटी के माननीय सदस्यों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने मांग की कि इस माइनॉरिटी कमीशन में जैन समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का गठन, उसका मेंबर, उनके चेयरमैन का गठन शीघ्र होगा। सरकार के आश्वासन का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार वैधानिक आयोगों के कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है। None of these 4 commissions, statutory commissions, are working. They have not been constituted. Neither minorities commission, SC, ST. No, he explained the rationale. Commission. What is the explanation, sir? Okay. इसके बाद कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सदस्य अवरोध करने लगे। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक देशबंधु से जयशंकर गुप्ता साहब हैं। स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस मसले को उठाया गया और अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी पद खाली हैं, किस तरीके से देखते हैं और जो विपक्ष के आरोप हैं वो कितने गंभीर देखते हैं? नहीं, आरोपों में गंभीरता तो दिखाई देती है। देखिए, बहुत सारे आयोग हैं। अभी हमको लगता है कि पिछले दिनों ही अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए नंद कुमार साय जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद थे भाजपा के। तो वो आयोग भी बहुत दिनों से रिक्त ही पड़ा हुआ था। तो दिलीप सिंह भुरिया जी थे, बहुत पहले कभी थे उसमें। और अल्पसंख्यक आयोग के बारे में तो बहुत, किसी भी पद पे कोई है ही नहीं, जैसे लग रहा है कोई आयोग है ही नहीं है। तो कहीं न कहीं जब आप एक बार कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम करेंगे, हमारी सरकार उस नीति पे काम करेगी, तो माइनॉरिटीज के दिमाग में, दिल दिमाग में कहीं न कहीं तो ये बात बैठ रही है कि हमारी तरफ हम आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। तो इसको तो सरकार को एक बार देखना पड़ेगा। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे, वो बात भी जेन्युइन लगती है कि जैन चूंकि बाद में बने हैं, सबसे ताजा उनकी जैन समुदाय को शामिल किया गया है अल्पसंख्यक आयोग में, अल्पसंख्यकों की लिस्ट में।
तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसा जैन समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस जैन समुदाय के लोगों को भी अल्पसंख्यक बने काफी होता है। यूपीए गवर्नमेंट में उनका फैसला हो गया था, तो उसके बाद अगर 2 साल 3 साल आप पूरा करने जा रहे हैं और अभी तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लोगों को प्रतिनिधित्व देना है कि नहीं देना है, तो सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं एक ये फीलिंग जरूर जा रही है, भावना बढ़ रही है लोगों में कि हम सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। और सरकार खासतौर से जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, तो आपने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया। तो कहीं न कहीं जो एक साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, कहीं उनको लगता है हमारे पैसे पे चोट पहुंचाई जा रही है, कहीं उनको लग रहा है कि हमारे हितों की चिंता नहीं हो रही है, सरकार में कोई नहीं है जो हमारे हितों की चिंता कर सके। जो संवैधानिक आयोग है, पिछड़ों में भी बात आ रही है। अभी जैसे आपने पिछड़ा आयोग भंग कर दिया, अब नया आयोग कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कहीं न कहीं इस देश में एक, हालांकि अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों ने, अन्य दलित जातियों के लोगों ने भी भाजपा का समर्थन किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके पढ़े लिखे युवाओं में ये भावना कहीं न कहीं फैल रही है कि कोई एक नई व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसमें हम लोग मार्जिनाइज किए जाने वाले हैं, हम लोग हाशिए पर धकेले जाने वाले हैं। जब सरकार ये कहती है कि हम उनको और ताकत देना चाहते हैं, इसलिए पुनर्गठन कर रहे हैं, और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, यानी कि सदस्यों को बनाने की या सदस्यों को भर्ती करने की, वो प्रक्रिया लगातार जारी है। क्या वाकई ये प्रोसेस इतना लंबा है? 3 साल तक अगर आपकी प्रक्रिया ही चल रही है तो फिर तो सोचनीय स्थिति हो सकती है। 3 साल तो बहुत होता है, मतलब उसमें कोई आसमान से तो खोज के लाना नहीं है, और लाना आपको अपनी पार्टी के लोगों से ही है। अब हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में आपकी पार्टी में उतने लोग नहीं होंगे जिनको आप ला सके और आयोग में बना सके, लेकिन ऐसे पदों पे अन्य लोगों को भी ला सकते हैं, जो तटस्थ लोग हैं, कम से कम वो लोग भी आ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। और ये कहना कि हम पुनर्गठन इसलिए कर रहे हैं कि और बेहतर ढंग से काम कर सके, तो जो मौजूदा ढांचा है उस ढांचे में भी नए लोगों को भर्ती करके आप कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि 1-2 लोग पहले वाले होंगे जो अभी बने हुए रह सकते हैं, उनका कार्यकाल 1 साल या 6 महीने कुछ बचा रह सकता है। तो लेकिन आप अपना अध्यक्ष बना करके, बाकी सदस्य बना करके, तो उस पर काम तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि साहब अब वो जब होगा तो पुनर्गठन करेंगे, तब तक तो क्या होगा। अभी बहुत सारी जातियों में आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, साहब हम पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल होना चाहते हैं। पिछड़ी जातियों में बहुत सारी जातियां हैं जो कह रहे हैं कि हमारा दर्जा तो अनुसूचित जातियों का है, अनुसूचित जातियों में बहुत सारी है जो कह रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजातियों में हमको शामिल किया जाना चाहिए। तो जब कोई उनका आयोग ही नहीं रहेगा, संवैधानिक आयोग ही नहीं रहेंगे, तो विचार कौन करेगा? फिर तो सरकारी अपने ढंग से तय करेगी। आज तक जनगणना जाति आधार पर होने वाली बात अभी तक नहीं हुई है। अगर थोड़ा बहुत हुई भी है तो भी उसके नतीजे सामने लाने में सरकार संकोच कर रही है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं एक तबके में, बड़े तबके में, समाज के एक बड़े तबके में आशंकाएं बढ़ा रही है। ये सरकार हमारे लिए सोच नहीं रही है, हमारे हितों के बारे में इसको कोई खास चिंता नहीं है। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और क्या जो एक आयोगों के, इन आयोगों की जब गठन की बात होती, चाहे उनके अध्यक्ष बनाए जाएं या फिर सदस्य बनाए जाएं, आपको लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए और एक जो सामूहिकता दिखनी चाहिए, वो शायद भी नजर दिखती है इनमें? इन्हें हर बार सत्ताधारी दल और उसकी ये तो देखिए, इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है या जो सरकार है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब यूपीए सरकार थी तो उसने भी चुन चुन करके कांग्रेस या उसके समर्थक लोगों को ही भरा था सारे आयोगों में। तो ये भी कर सकते, लेकिन उसको अब रोक के मत रखो। हमारा कहना यह है कि किसी को भी बनाओ, जो संवैधानिक आयोग है उनका कामकाज तो आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। भाई कोई भी होगा तो कम से कम वो चंद्रमा को सूरज तो नहीं कहेगा या सूरज को चंद्रमा तो नहीं कहेगा। जो जेन्युइन बातें होगी उसके सामने लोग अपनी बात रख तो सकेंगे ना। तो इसलिए आप बनाइए, जो भी आयोग है उनको, उनका गठन होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे सोच के लिए, हमारे हितों की चिंता करने के लिए कोई एक है। क्योंकि संवैधानिक अगर संस्था है और उसमें अगर पद ही खाली रहे तो फिर उस संस्था का मायने क्या है? उसका मतलब नहीं है, फिर तो कागजी है कि वो जो बच्चे रहेंगे, लोग अपना एम्प्लॉइज होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको तनख्वाह मिलेगा, वेतन, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब लीडरशिप नहीं रहेगी तो अध्यक्ष नहीं रहेगा, अध्यक्ष ही तो नीति बनाएगा, तैयार करेगा, मीटिंग करेगा, बोर्ड के सदस्यों के साथ मिलकर के अपनी जो भी होगा उस पर विचार करेगा। तो जब लीडर ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी बैठे तो लोग ऑफिस है, कर्मचारी हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं है या उपाध्यक्ष नहीं है और लोग नहीं है। तो अगर वो नहीं रहे तो धीरे धीरे एक तो या तो हो सकता है कि खत्म करने की प्रक्रिया चल रही हो, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग को खत्म कर दिया उसी तरह से इन आयोगों में भी कहीं। हाँ, तो सरकार की जो दलील है कि असल में से इसके स्वरूप को बदलने की जरूरत है, स्वरूप बदलने की बात हो रही है। मैं कहूं कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ही देखें या फिर दूसरे जो आयोग हैं
क्या आपको लगता है कि इनके अधिकारों को या इसके स्वरूप को बदलने की जरूरत है? वो उतने फंक्शनल, उतने प्रभावकारी नहीं थे, उनको ज्यादा शक्तियों की जरूरत है, या फिर कुछ और मकसद है? आप उसमें शक्तियां दे सकते हैं, उसमें किसी ने रोका तो नहीं है। भाई किसी भी संस्था को काम करने के लिए, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में है, अभी योगी आदित्यनाथ आ गए हैं तो पुलिस को टाइट कर रहे हैं ना। अब अलग से कोई पुलिस तो नहीं बुला रहे हैं कि हम राजस्थान पुलिस से लेकर के बना देंगे या अमेरिका से कोई पुलिस लाएंगे, उसी पुलिस पे चाबुक चला रहे हैं ना। तो उस तरह से आप आयोग को टाइट करिए, काम कराइए और कहिए भाई हमारी प्राथमिकता ये है या ये इस ढंग से होना चाहिए काम। अगर इसमें कोई कमी है तो बताइए कि नहीं साहब ये काम हो रहा था, ये गलत हो रहा था हमारी समझ से, क्योंकि अब हम सरकार में हैं, अब हम नीतियां चलाएंगे बनाएंगे, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं या अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप जाम करके बैठे रहिएगा चुपचाप उसके ऊपर, और कभी एक दिन पता लगा साहब ये आयोग भंग कर दिया गया, अब नया पुनर्गठन, अब कब तक पुनर्गठन होगा? या तो आप समय सीमा में होना चाहिए। पिछड़ा आयोग आपने भंग किया तो तुरंत उसका पुनर्गठन हो जाता, नया आयोग बन जाता, तो लोगों को लगता हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं है, अब इनकी सरकार है तो अपने ढंग से करेंगे, कोई बात नहीं है। कांग्रेस वाले भी करते ही थे, तो वो तो करना जायज हो सकता है, लेकिन ये कि लटका करके रखना और सारा खाली नहीं रहना चाहिए। आप करें पद उसको तुरंत भरना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूर्वांचल पर जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। राज्यसभा में सोमवार को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई ऐतराज जताए। विपक्ष ने एक सुर में वित्त विधेयक में सरकार के संशोधन और आधार को अनिवार्य बनाने के संबंध में आयकर विभाग को दिए गए अधिकारों की आलोचना की। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक में किए गए सरकार के संशोधन सही नहीं है और ये ऊपरी सदन की नजर से बचने के लिए किए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कंपनी कानून में संशोधन पर भी ऐतराज जताया। इस दौरान तमाम विपक्ष एकजुट नजर आया। Which party it is going to, nobody will know. Even the shareholders will not know, because it will be reflected in the profit and loss account. And if it's reflected in the profit and loss account, the name of the party will not be reflected there. Only the amount will be reflected. So this is the surest way to ensure that the political party in power gets all the funding that it needs. Today, Aadhaar is required for me to file my income tax return. Why is my PAN card illegal then? Why do I have a PAN card at all? Why should I have a PAN number? Sir, this Aadhaar insistence is what is leading up to the creation of a surveillance state in India. क्या आपने नियम बना दिए, क्या अमेंडमेंट कर दिए? इनकम टैक्स में आप सारी पावर इनकम टैक्स के अधिकारियों को देते चले जा रहे हैं। चाहे जिसका घर रेड कर दे, चाहे जिसका घर सीज कर दे, चाहे जिसके अकाउंट सीज कर दे, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने वित्त विधेयक के जरिए आईटी कानून में बदलावों पर भी नाराजगी जताई। But I am sorry to say that government has not taken the normal route, but has gone for a bypass surgery of the legislative system. Absolute majority है आपके पास, but absolute majority का दुरुपयोग मत करिए। इस तरह से दुरुपयोग अगर आप करेंगे, इतना दुरुपयोग करेंगे कि absolute majority को लेकर के आप इस तरह के कानून बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों को न्याय में नहीं दिलने देंगे। सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों ने सरकार का बचाव किया और कहा कि विपक्ष आम आदमी के हितों की अनदेखी कर रहा है। कैश ट्रांजैक्शन जो है, वो कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसको सरकार ने प्रतिबंधित करके व्यापार में, व्यवसाय में, लेन देन के अंदर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले, उसको सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। वित्त विधेयक पर चर्चा मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद वित्त मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी से जुड़े सभी 4 विधेयक लोकसभा में पेश किए। विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें मंगलवार या बुधवार को पारित किया जा सकता है। जीएसटी में 40% की अधिकतम टैक्स रेट रखी गई है और वहीं कर चोरी पर गिरफ्तारी जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को एक के बाद एक लोकसभा में पेश किया। संसद से मंजूरी के बाद राज्य विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी बिल पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेट जीएसटी को भी केंद्रीय जीएसटी विधेयक मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में वस्तु और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से जुड़े प्रावधान हैं। Madam, I seek move to introduce a bill to make a provision for the levy of collection of taxes or interstate supply of goods and services or both by the central government and for matters connected therein or incidental thereto. हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि चारों विधेयक सोमवार की कार्यसूची में शामिल नहीं थे। विपक्ष को इस बात पर भी आपत्ति थी कि उन्हें बिल का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की समय सीमा रखी है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि एयरलाइंस में सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एयर इंडिया के एक फ्लाइट में शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड की ओर से कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद ये बयान आया। सोमवार को लोकसभा में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड के बर्ताव पर निंदा हुई। हालांकि उन्होंने एयरलाइंस में सफर की अनुमति न देने का विरोध किया और इसे खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के चलते सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सदन नहीं आ पा रहे हैं। लगाना उसके जो भी पार्लियामेंट में इश्यू रखना आपके चुनाव क्षेत्र के, उसको वंचित करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। A member of parliament also is a passenger. Now that the honorable MP has raised it, we can't have unequal treatment of people of different classes. उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों की बेमियादी हड़ताल जारी है। उनका आरोप है कि बूचड़खानों पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सरकार ने साफ किया कि वैध बूचड़खानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में मीट व्यापारी हड़ताल पर हैं। इनका आरोप है कि नगर निगम और जिला प्रशासन मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये जो वैध स्लॉटर हाउस था उसको भी बंद कर दिया। 3 लाख लोग कानपुर के जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से 1 हफ्ते से पीड़ित हैं। उनके घर में भुखमरी हो रही है। अब जो है कि मुर्गा मछली तक की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। जिनके पास लाइसेंस होते हैं जब भी बंद करवा रखी है पुलिस ने। बूचड़खानों पर कार्रवाई और मीट व्यापारियों की हड़ताल के चलते होटलों और रेस्टोरेंट को भी मीट नहीं मिल पा रहा है। कोई तो सूरत ऐसी बने कि भाई जिससे छोटे दुकानदारों को तो मीट मिले, जो कारोबार है वो अपना चलता रहे। उससे ये है कि भाई 1-2 का तो परिवार है, इसमें कितने परिवार पलते इससे। जो हमारी दुकान है मटन की, चिकन की या बड़े की, बफेलो की, जिसकी भी है, उनके लिए हम कहाँ से मीट लाएंगे? दूसरी स्टेट से तो लाएंगे नहीं, मीट तो यहीं से करेंगे ना। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का असर इस पेशे से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा है। इनका खुद का मानना है कि अवैध जो स्लॉटर हाउस है उनसे इनकी छवि को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी मांग ये भी है कि जिनका रोजगार छिना है सरकार को उनके लिए कोई न कोई वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल अवैध बूचड़खानों पर ही है। मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान संयम बरतने की हिदायत दी। जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई आदेश या निर्देश है चिकन या अंडे की दुकानों को बंद करने का। मीट कारोबारियों के एसोसिएशन का आरोप है कि लाइसेंस के लिए कई डीलरों ने आवेदन किया है, लेकिन कई सालों से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अवैध बूचड़खाने बंद करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बूचड़खानों पर कार्रवाई का मामला लोकसभा में भी उठा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई की जा रही है। What is being done in Uttar Pradesh
is about the illegal slaughterhouses. And in that, I'm sure even the honourable member wouldn't want illegal any matter of export, be it meat, be it anything else. We don't want anything happening illegally. And the Chief Minister himself has stated it very clearly. He's talking about illegal houses being shut. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि बैंक खाते खोलने और आयकर रिटर्न जैसे कामों के लिए आधार मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने आज ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 7 जजों की खंडपीठ जरूरी है, लेकिन इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि धीरे धीरे सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई आदेशों में कह चुका है कि आधार की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा कि वो आधार को अनिवार्य नहीं बना रही। We are not making it mandatory. Nobody will be deprived of benefits only on the ground that he doesn't have Aadhaar. We are also making provision to give Aadhaar. A. B. We are also, in case there is no facility immediately, his application itself is good enough. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए योजना की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी योजना सामने रखे जिसमें समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वो राज्यों की राय भी ले, क्योंकि खेती राज्य का विषय है। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि वो आत्महत्याएं रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की अपील पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान लोगों के घायल होने पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को प्रदर्शन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी। साथ ही पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए गठित एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। केरल सरकार ने पूर्व परिवहन मंत्री ए.के. शशींद्रन पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज ऐलान किया। जांच करने वाले जज के नाम का ऐलान बुधवार को होगा। आरोपी मंत्री ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने कल समुद्र से कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। ऐसे मामलों को लेकर भारतीय कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच अगले महीने बातचीत होगी, जिसमें अनावश्यक तौर से मछुआरों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर बात होगी। उधर श्रीलंका के साथ भी मछुआरों से जुड़े मुद्दों पर बने संयुक्त कार्यदल की अगले महीने बैठक होनी है। पाकिस्तान ने कल गुजरात के पास समुद्र से पकड़े गए 100 भारतीय मछुआरों को जेल भेज दिया है। उन पर बिना इजाजत पाकिस्तान की समुद्री सीमा में प्रवेश करने का मामला चलाया जाएगा। इंडियन की 19 लांचें जिन पे 104 माहीगीर सवार थे उनको पकड़ा है और जिनके खिलाफ थाने में फॉरेन एक्ट और फिशरी एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है, जिनको हम कोर्ट में पेश करेंगे। इस मामले में भारत की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मछुआरों से जुड़े मुद्दे दोनों देशों के बीच एक सतत प्रक्रिया है, जिसका ठोस समाधान निकालने की बात पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के सामने उठाई जाएगी। इसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। 2005 में भारत कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच समुद्री सुरक्षा पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मछुआरों और पकड़ी गई नावों का मामला भी शामिल है। 2008 में ऐसे मामलों में बंदियों से मिलने का समझौता किया गया। उधर रविवार को ही श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्र में मछली पकड़ने गए तमिलनाडु के 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 10 दिनों में 38 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर चुकी है। மீன்பிடிக்க சென்ற 12 மீனவர்களும் ஒரு விசைப்படகையும் இலங்கை கடற்படையினர் கைது செஞ்சிருக்காங்க। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मछुआरों के मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। MDM के नेता वाइको ने मछुआरों के मामले में केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। Condemned the government like anything for the past 40 years on fishermen issue. Fishermen are not the citizens of India. Tamil Nadu citizens. So these are all dangerous things.
भारत श्रीलंका ने मछुआरों का मुद्दा सुलझाने के लिए पिछले साल संयुक्त कार्यदल बनाया था। इसकी बैठक 6 अप्रैल को कोलंबो में होनी है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के मछुआरे अक्सर समुद्र में भटककर दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाते हैं और इसे सुरक्षा और आपराधिक मामले के तौर पर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्मशाला टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। टीम इंडिया मैच और सीरीज जीतने से महज 87 रन दूर है। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 19 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिर्फ 137 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजी के सामने महान टीम के सिर्फ 5 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके और इसमें भी मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 45 रनों की पारी खेली। अश्विन, रवींद्र जडेजा और उमेश यादव ने 3-3 विकेट लिए तो भुवनेश कुमार को 1 विकेट हासिल हुआ। इससे पहले भारत की पहली पारी में 32 रनों की बढ़त मिली। भारत ने 6 विकेट पर 248 रन से आगे शुरुआत की। जडेजा के अर्धशतक और साहा के 31 रन के चलते भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए। जडेजा ने 63 रनों की पारी खेली और 7वें विकेट के लिए दोनों के बीच 96 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।